हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुजी पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी किसी भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, आज हम रीट 2018 के मनोविज्ञान के कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और उनके उत्तर होंगे जो व्याख्या सहित होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है वो परगण्य प्रकाशन के हैं। उनके जो जितने भी कॉपीराइट अधिकार हैं वो उनके पास हैं। ये हमारी संपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ आपको उपलब्ध करा रहा हूँ ताकि आपके काम आ सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से, पैर से, हाथ से, संपूर्ण शरीर से? सही उत्तर है एक, सिर से। क्योंकि गर्भस्थ शिशु में सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास होता है, अतः संवेदनशीलता का विकास भी सिर से ही प्रारंभ होता है। अगला सवाल है, जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूरी प्रमुख अवस्था है? ए गर्भावस्था, 2 शैशव अवस्था, 3 किशोर अवस्था, 4 बाल्य अवस्था। तो सही उत्तर है शैशव अवस्था। क्यों? क्योंकि जन्म के विकास की जो अवस्था है ना वो पहली अवस्था शैशव अवस्था ही होती है और दूसरी होती है बाल्य अवस्था और तीसरी होती है किशोर अवस्था। अगली है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है? ए पीयूष ग्रंथि का, 2 उपवर्ग ग्रंथि का, 3 गल ग्रंथि का, 4 उपगल ग्रंथि का। तो इसका सही उत्तर है पीयूष ग्रंथि का। क्योंकि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतर क्रियाओं का नियंत्रण होता है। यौन परिपक्वता में भी पीयूष ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? 1 परिवार, 2 विद्यालय, 3 पड़ोस, 4 इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है परिवार। क्योंकि परिवार बालक का प्रथम विद्यालय माना जाता है जहां वे अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है तथा बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा सामाजिक पारिवारिक परंपराओं के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला सवाल है, जिन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? ए जन्म से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। तो सही उत्तर है 7 से 11 वर्ष। क्योंकि पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया है। पहला है संवेदनात्मक गामक स्तर 0 से 2 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक स्तर 7 से 11 वर्ष और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक स्तर 11 से 15 वर्ष। अगला सवाल है दोस्तों, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए? ए अपने पहनावे पर, 2 अपने अनुशासन पर, 3 व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर और डी पाठ्यक्रम पर। तो सही उत्तर है व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर। क्योंकि विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को बालक के व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा उनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उनका अधिगम कार्य सुगमता पूर्वक चल सके। अगला सवाल है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु तक मानी जाती है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। तो उत्तर है 11 से 15 वर्ष। क्योंकि जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक की आयु 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। अगला सवाल है, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है? 1 बैंकिंग मॉडल, 2 रचनावादी मॉडल, 3 प्रोग्रामिंग मॉडल, 4 इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है रचनावादी मॉडल। क्योंकि सीखने की रचनावादी मॉडल बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। क्योंकि रचना अनिवार्य रूप से किसी विचार या वस्तु के सर्जन से संबंधित है। अगला सवाल है दोस्तों, तनाव और क्रोध की अवस्था है? 1 शैशव अवस्था, बी किशोर अवस्था, सी बाल्य अवस्था, डी वृद्धावस्था। तो सही उत्तर है किशोर अवस्था। क्योंकि किशोर अवस्था मानव जीवन की वह अवस्था है जिसमें मानव परिपक्व होने के लिए प्रयास करता है, परिणाम स्वरूप अनेक समस्याओं का सामना करता है। इसी संदर्भ में स्टैनले हॉल का कथन है कि किशोर अवस्था बड़े ही तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। अगला सवाल है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए? 1 प्रतिस्पर्धा, 2 कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके, 3 सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सर्जन, 4 कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो सही उत्तर है सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन। क्योंकि शिक्षक द्वारा उचित स्थिति एवं वातावरण का सर्जन करके बच्चों को सीखने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। अगला सवाल है, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है। इसका तात्पर्य है कि वे उच्च बुद्धि वाली है, वे उच्च अनुशासन प्रिय है, वे हास परिहास वाली है, वे संतुलित व्यवहार रखती है। तो इसका सही उत्तर है वे संतुलित व्यवहार रखती है। क्योंकि संतुलित व्यवहार करने वाले शिक्षकों में भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा होता है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए?
1 केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, 2 योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, 3 केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, 4 केवल सीखने की योग्यता। तो सही उत्तर है 2 योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, क्योंकि विद्यार्थी में प्रभावी एवं स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए योग्यता एवं अभिप्रेरणा का वांछित स्तर का होना अति आवश्यक होता है। अगला सवाल है, पुरस्कार एवं दंड है 1 सकारात्मक प्रेरक, 2 स्वाभाविक प्रेरक, 3 कृत्रिम प्रेरक, 4 अर्जित प्रेरक। तो सही उत्तर है 3 कृत्रिम प्रेरक, क्योंकि पुरस्कार एवं दंड बाह्य कृत्रिम प्रेरक तत्व है जो व्यक्ति के कार्य एवं व्यवहार को नियंत्रित एवं प्रोत्साहित करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। वह है 1 सामान्य बुद्धि, 2 प्रखर बुद्धि, 3 उत्कृष्ट बुद्धि, 4 प्रतिभाशाली बुद्धि। तो सही उत्तर है सामान्य बुद्धि, क्योंकि टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि का मापन किया था तथा बुद्धि लब्धि के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण भी किया था। ये है 130 से अधिक प्रतिभाशाली, 121 से 130 प्रखर बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि, 71 से 80 अल्प बुद्धि और 71 से कम जड़ बुद्धि। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं? पहला है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। 3 ये हमेशा सफल होते हैं। 4 उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो सही उत्तर है 3 ये हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए ये सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि अभिप्रेरित होना ये बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करता है, नहीं कि सफलता को निश्चित करता है। अतः विकल्प 3 सत्य नहीं है। अगला सवाल है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वे जल्दी एवं प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया 1 थॉर्नडाइक द्वारा, स्किनर द्वारा, पावलोव द्वारा, कुर्ट लेविन द्वारा। तो सही उत्तर है थॉर्नडाइक द्वारा। थॉर्नडाइक के अनुसार जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वे जल्दी एवं प्रतिभाशाली तरीके से सीखता है। थॉर्नडाइक द्वारा ही शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव डाली गई थी। अगला सवाल है, वह कथन जो व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, वह है व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेषण प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष ने तो कोटि और ने ही प्रकार में भिन्न होते हैं। तो सही उत्तर है 4 व्यक्ति विशेष ने तो कोटि और ने ही प्रकार में भिन्न होते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य व्यक्तिगत रूप से अंतर, अर्थात कोई भी 2 व्यक्तियों की बुद्धि, कार्य करने के तरीके, व्यक्तित्व आदि में कभी समान नहीं होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमजोर है। ये कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? 1 नंबर बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर, 2 बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर, 3 व्यक्तिगत विभिन्नता पर, 4 व्यक्तिगत प्रगतिशीलता पर। तो सही उत्तर है 3 व्यक्तिगत विभिन्नता पर। इसकी व्याख्या यह है कि जैविक तथा वातावरणीय कारकों के परस्पर अंतःक्रिया द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है तथा व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। इसलिए जैविकीय तथा वातावरण कारक जो व्यक्तित्व निर्धारण तत्व माना जाता है, व्यक्तित्व का रंग, रूप, कदकाठी, स्वास्थ्य काफी सीमा तक जन्म के समय ही वंशानुक्रम के द्वारा निर्धारित हो जाते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तित्व के शारीरिक जैविकीय गुणों के द्वारा उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक तथा नैतिक विकास पर प्रभाव डाला जाता है। अगला सवाल है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया? 1 अल्फ्रेड बिने, हार्वर्ड गार्डन, फ्रांसिस गाल्टन, बीएस ब्लूम। तो सही उत्तर है हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत का हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया था। इन्होंने इसे 1983 में दिया था। इस सिद्धांत के द्वारा बुद्धि की अवधारणा को और अधिक शुद्धता से परिभाषित किया जा सकता है। अगला सवाल है दोस्तों, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है, शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो सही उत्तर है 2 अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, क्योंकि निर्मितवाद एक ऐसा विचार है जिससे अधिगमकर्ता को स्वयं द्वारा शब्दों के निर्माण की भूमिका पर जोर देता है, ताकि अधिगमकर्ता का मानसिक एवं चिंतन विकास हो सके। अगला सवाल है, बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? औसत बुद्धिमान, बुद्धिमान, कला में रुचि और मंद बुद्धि। सही उत्तर है कला में रुचि, क्योंकि कला में रुचि लेना बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में शामिल नहीं है। बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताएं हैं प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि और जड़ बुद्धि। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। स्लाइड प्रोजेक्टर दृश्य साधन, टीवी श्रव्य साधन, चार्ट दृश्य श्रव्य साधन और आवाज रिकॉर्डर प्रक्षेपण साधन। तो इसके कूट इस प्रकार हैं, क्योंकि ये आप देख लो ABCD है, पहले में 4 है, 3 2 1। तो सही उत्तर है का स्लाइड प्रोजेक्टर प्रक्षेपण साधन होता है, टीवी श्रव्य दृश्य साधन होता है, चार्ट दृश्य साधन होता है और आवाज रिकॉर्डर श्रव्य साधन होता है। अगला सवाल है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की
एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है मूल्यांकन, आकलन, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है एक और दो, क्योंकि मूल्यांकन एवं आकलन वह प्रणाली होती है जिसके द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया चलती है और इसी के क्रम परिणाम स्वरूप सीखने के वातावरण में बदलाव आता है। अगला सवाल है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा, ये सभी। तो सही उत्तर है अनुबंधन द्वारा, क्योंकि अनुबंधन के द्वारा बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। अगला सवाल है, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, ये सभी। तो सही उत्तर है करके सीखने पर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया क्योंकि ये एक तरीका है जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। 2, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे नहीं छूट जाए। 3, ये बालकों को अपने विकास के लिए प्रोत्साहन देगा। 4, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है 4, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, मूल्यांकन की प्रकृति है 1, निदानात्मक, 2, उपचारात्मक, 3, एक व दो दोनों, 4, विश्लेषणात्मक। तो सही उत्तर है 1 तथा 2 दोनों। अगला सवाल है, मूल्यांकन प्रक्रिया है नकारात्मक, सकारात्मक, 1 तथा 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सकारात्मक। अगला सवाल है, आरटीई का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है? 1, 0 से 5, 2, 0 से 6, 3, 6 से 11 और 4, 6 से 14। तो सही उत्तर है 6 से 14। आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 10, 20, 25 तथा 50। तो सही उत्तर है 25। तो दोस्तों ये आज का हमारा व्याख्या सहित मॉडल टेस्ट पेपर था। ऐसे ही और मॉडल टेस्ट पेपर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।